हेलो स्टूडेंट, आज जो बात करने वाले हैं वो है पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो है पार्ट 2 के आगे के जो टॉपिक्स हैं, जरा उनके ऊपर जान लेते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है इबन बतूता के द्वारा दासों का वर्णन, यानी किस प्रकार से डिस्क्राइब करा है दासों के बारे में इबन बतूता ने, जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इबन बतूता बताते हैं कि दासों को बाजार में सामान्य वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता था। इसका मतलब इबन बतूता ने यह भी हमें डिस्क्राइब करा है कि उस समय जो दास लोग होते थे उनको मार्केट में खरीदा बेचा भी जाता था। और इसका मतलब तो सिर्फ ये हो गया कि दासों को गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब लेन देन में भी दासों का इस्तेमाल किया जा रहा है और गिफ्ट के रूप में भी हम कह सकते हैं उनका लेन देन किया जा रहा है। ऐसा उनको कब पता लगता है, ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। इन्होंने बताया जब इबन बतूता सिंध पहुंचे तो उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े और दास खरीदे और उन्हें भेंट भी दिया। क्यों? क्योंकि बाकी जो लोग थे वो भी ऐसा ही कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने भी ऐसा ही करा था। क्योंकि दासों को सामान्य घर का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही साथ दास जो पालकी उठाने काम करते थे वो भी करा करते थे, इससे लोग इनको खरीदा बेचा भी करते थे। और इन्होंने ये जब भी देखा जब वहाँ के जो बाकी लोग थे वो भी ऐसा इस्तेमाल करते थे दासों का, मतलब खरीदने बेचने के लिए या गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। इबन बतूता ये भी बताते हैं कि दासियों को अमीरों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त करा जाता है। इसका मतलब जितने फीमेल होते थी उनको इसलिए वहाँ पर इलेक्ट करा जाता था ताकि वो राजाओं पर नज़र रख सकें। इसके अलावा दासियाँ संगीत और गाने का काम भी करा करती थी। इसके अलावा और जानकारी जो मिलती है वो है लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में पुर्तगालियों के आने के बाद कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं के विषय में काफ़ी जानकारी हमें बताई है। यानी 15th सेंचुरी में जब हमारे यहाँ पर पुर्तगाली लोग आ गए थे उन्होंने भी जो इंडिया की ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी, जो धार्मिक चीज़ें होती थी, उनके बारे में भी काफ़ी हद तक डिस्क्राइब करा है। और कुछ ऐसे विदेशी लेखक भी थे जिन्होंने भारतीय ग्रंथ का यूरोपीय भाषा में अनुवाद भी किया है। यानी हमें फॉरेन राइटर भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने उस समय जो टेक्स्ट था वो यूरोपियन लैंग्वेज में हमें बताने की कोशिश करी है, जिसमें सबसे मेन जो आता है वो है जेसुइट रॉबर्टो नोबली दुआते बरबोसा ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज की एक विस्तृत विवरण लिखने की कोशिश करी है। यानी जो उस समय का ट्रेड होता था, जो साउथ इंडिया था, उसके बारे में बताने की कोशिश करी है। वहीं अगर मैं 16th सेंचुरी के बाद बात करता हूँ तो भारत में डच लोग आ गए हैं, अंग्रेज लोग आ गए हैं और फ्रांसीसी लोग भी आने लग गए थे। लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, उस समय जो पता लगता है उसका नाम है फ्रांसीसी था, जो है जोरी जो बटियस टेवनियारी। ये वो व्यक्ति था जो हमारे यहाँ पर आया था, ये 16th सेंचुरी के बाद आए हैं। और ऐसे में इन्होंने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा करी और भारत की जो व्यापारिक स्थिति थी उसको भी काफ़ी हद तक हम कह सकते जानने की कोशिश करी है। इस और ऐसे में तो इंडिया के बारे में इन्होंने ये भी कर दिया, कंपेयर तक कर दिया इंडिया को, वो करा है ईरान और ओटोमन अम्पायर से, कि इंडिया में इतना ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा है ना उसे हम ईरान और ओटोमन साम्राज्य की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हमें देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है बनियर के बारे में, जरा वो जानते हैं। अगर मैं बनियर की बात करता हूँ, ये फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है ये चिकित्सक भी हैं, यानी फिजिशियन भी है, पॉलिटिशियन भी हैं, फिलोसफर भी हैं और इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले भी हैं। तो काफ़ी नॉलेज इनको थी। लेकिन वह मुग़ल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आए थे, मतलब जब मुग़ल अम्पायर हमारे यहाँ पर था तो उस समय ये कुछ अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए हमारे यहाँ पर आए थे। और वो बताते हैं 1656 से लेकर 1668 तक, यानी 12 साल तक वो भारत में रहे हैं और भारत से जो मुग़ल दरबार था उसके काफ़ी नज़दीक रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को जानने की उन्होंने कोशिश भी करी है। इसका मतलब मुग़ल अम्पायर से काफ़ी हद तक ये टच में थे।
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व और पश्चिम की तुलना, यानी बर्नियर ना कंपेयर कर रहे हैं ईस्ट को वेस्ट से। किस तरीके से जरा जानते हैं। बर्नियर ने ये बताया कि देश के कई भागों की यात्रा की और विवरण लिखे, यानी वो ये बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी कंट्री में ट्रैवल करा है और उनके बारे में जानकारी भी दी है, लेकिन वह भारत में जो कुछ देखा था उसकी तुलना यूरोप की जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, उससे ज़्यादा करते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना हमें बताया है, भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में देन ने बताया। इसका मतलब वो ये कहते हैं कि यूरोप में जो कंडीशन ज़्यादा अच्छी देखने मिलती है उतनी कंडीशन इन्हें इंडिया में अच्छी देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब यूरोप में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था अकॉर्डिंग टू इंडिया के। तो इस तरीके से इन्होंने ये भी कंपेयर करते हुए बताया है। साथ ही साथ बर्नियर ने ये भी बताया है कि फ्रांस में 1670 से लेकर 71 में इन्होंने जो चीज़ें थी उसको लेकर जो काम थे उसको भी इन्होंने पब्लिश करा था, यानी अपने काम को भी इन्होंने पब्लिश करने की कोशिश करी है। और अगले 5 साल के भीतर, मतलब 5 साल के अंदर अंग्रेजी, डच और जर्मन और इतावली भाषाओं में इन्होंने अनुवाद भी करा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ घूमने गए थे उसको ट्रांसलेट भी करा है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे डच में हो, जर्मन में हो या इटालियन लैंग्वेज में भी इन्होंने अपनी बुक को ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है। और अगर हम 1670 से बात करते हैं 1725 के बीच में इन्होंने अपना जो भी इन्होंने कहीं भी जहाँ भी ट्रैवल करा था उन सबको जिस बुक में लिखा था उस बुकों को 8 बार रीप्रिंट करा है इस टाइम पीरियड के बीच में। और 1684 तक तो 3 बार इन्होंने अंग्रेजी में पुनः मुद्रित करा था, मतलब 3 बार इन्होंने इंग्लिश में रीप्रिंट भी करा है। इसका मतलब बार बार ये बुक में चीज़ों को ऐड कर रहे थे, उसे रिप्रिंट करा रहे थे। लेकिन इनकी जो मेन बुक बताई जाती है वो है ट्रैवल इन द मुगल अम्पायर, यानी मुगल अम्पायर से सबसे ज़्यादा इंस्पायर थे तो इन्होंने मुगल अम्पायर के ऊपर ही अपनी बुक लिखी थी। इसके अलावा बर्नियर ने अपने वृत्तांत में ये भी चर्चा करी है कि मुगलों के इतिहास का एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास करा है, यानी इन्होंने जो मुगल अम्पायर था उसको सिर्फ इतना बताया है कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की तरह वो काम कर रहे थे। उन्होंने मुगल कालीन भारत की तुलना तत्काल यूरोप से की और यूरोप को ही अच्छा बताया। बेशक वो यहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए, लेकिन सबसे अच्छा उन्होंने यूरोप को बताया अकॉर्डिंग टू इंडिया। और उन्होंने जो भी कुछ महसूस करा है उसे हम कह सकते हैं एक अरेंज करा है, रीअरेंज के रूप में भी कह सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको बताने की कोशिश करी है, यानी जैसा जैसा उनको महसूस हुआ है वैसा वैसा उन्होंने बताने की कोशिश भी करी है। लेकिन भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो, और ऐसे में उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि इंडिया की जो कंडीशंस है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी लो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश करी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्नियर ने किस प्रकार से भूमि के स्वामित्व प्रश्न उठाया है, मतलब जो लैंड है उसे ओनरशिप जो है किसकी होती है उसके ऊपर कुछ इन्होंने आर्गूमेंट करने की कोशिश करी है। क्या है जरा जानते हैं। पहला है, बर्नियर ने बोला था कि भारत और यूरोप के बीच विभिन्नता में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव है। इसका मतलब अगर इंडिया यूरोप की बात करते हैं, जो ज़मीन होती है यूरोप में हर कोई जो बंदा था वो अपनी लैंड को रख सकता था, बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जो ज़मीन का मालिक होता था राजा होता था, आम पब्लिक को कोई अधिकार इस समय देखने को नहीं मिलते। और ऐसे में बर्नियर भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर बताते हैं। और बर्नियर ने तो ये बोल दिया कि अगर प्राइवेट लैंड है किसी की अपनी तो वो ज़्यादा बेटर कंट्री होगी, वो ज़्यादा बेटर वो आदमी होगा, बट जिस कंट्री में ऐसा नहीं है वो कंट्री भी डेवलप नहीं करेगी। तो इसी बात को लेकर उन्होंने बोल दिया कि इंडिया डेवलप हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसे में उन्होंने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य और निवासी दोनों के लिए खतरनाक या हानिकारक भी माना है। और ऐसे में उन्होंने ये बोल दिया कि अगर जो वहाँ पर किसी व्यक्ति की प्राइवेट लैंड होगी ही नहीं तो ऐसे में वो उस राज्य के लिए भी खतरा होगा और वहाँ पर जो राजा शासन कर रहा है उसके लिए भी खतरा होगा, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति काम नहीं करेगा, राजा का डेवलप नहीं होगा और इस तरीके से राजा भी अपना विकास करने में असमर्थ होगा। और ऐसे में उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुगल अम्पायर में सारी प्रॉपर्टी का स्वामी जो होता था वो सम्राट ही होता था, मतलब किंग के पास ही सारी प्रॉपर्टी होती थी, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता था, मतलब गरीबों को कोई भी राइट नहीं मिलता था, जिस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज पे काफ़ी बुरा प्रभाव हमें देखने को
मिलता है। इसके अलावा बनियर का ये भी मानना था कि राजकीय भूस्वामी के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि भी नहीं दे सकते। जब मदर फादर के नाम ही जमीन नहीं है तो अपने बच्चों के नाम पर वो जमीन कैसे करेंगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, वहाँ का सम्राट होता था, राजा होता था। तो ऐसे में वहाँ पर किसी को भी राइट नहीं था, बल्कि उसकी जिसको मर्जी होती थी उसे वो अपनी ज़मीन बांट देता था। तो ऐसे में किसानों के पास कोई ज़मीन हमें देखने को नहीं मिलती। वहीं अगला पॉइंट है, वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए अधिक निवेश के प्रति उदासीन थे। और ऐसे में जो किसान लोग होते थे ना, वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करते थे, ना इंक्रीमेंट होता था और ना ही इन्वेस्टमेंट होता था, तो डेवलप भी नहीं होगा। इस तरीके से निजी भूस्वामियों के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोक दिया। और ऐसे में जो वहाँ पर मिडिल क्लास के लोग थे या लोअर क्लास के लोग थे, अगर वो अपना डेवलप करना भी चाहते तो उनका डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक तरीके से उनको रोक दिया गया था। और साथ ही साथ जो भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग सचेत हों। और ऐसे में वहाँ पर जो ज़मीन होती थी उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं होती थी, ना ही उसको मेंटेनेंस तरीके से रखा जाता था। इसी के चलते हुए किसानों का विनाश हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था और शोषण भी हुआ, एक्सप्लोर भी हुआ था। इसके अलावा वहाँ जितने भी कैटेगरी के लोग थे, हम कह सकते हैं उनका एक तरीके से डिक्लाइन मतलब पतन देखने को मिलता है। तो एक तरीके से वहाँ पर डेवलप देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है बनियर का सती प्रथा पर मर्मिक वर्णन। अब किस प्रकार से बनियर ने वहाँ पर सती प्रथा का एग्जाम्पल देखा था, उसका वर्णन किया, जरा वो जानते हैं। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी बली होते हुए देखी। यानी बनियर बताते हैं कि एक बार वो लाहौर गए थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि 12 साल से भी कम आयु की एक लड़की थी जिसका पति मर गया था और उसके साथ वो कह रहे हैं कि उसको बलि पे चढ़ाया जा रहा था। लेकिन भयानक जो उन्होंने दृश्य देखा और वो ये कहते हैं कि उसे नर्क की ओर ले जाया जा रहा था। उस आशा है छोटी जीवित जो बच्ची थी, अब वो मृत्यु की ओर जा रही थी। मतलब वो लड़की एक तरीके से आप कह सकते हो नर्क की ओर जा रही है, बट उसे ये नहीं पता उसके साथ क्या किया जा रहा है। बस उसे इतना पता है कि उसकी बलि चढ़ाई जा रही है। इसके अलावा उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया सकता। और वो ये बताते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसका वर्णन आप नहीं कर सकते। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। इस दृश्य को खुद बनियर देख रहे थे और वो ये बताते हैं 3 या 4 ब्राह्मण लोग थे, एक बूढ़ी औरत थी जिसने उसे अपने अस्थिर मतलब कपड़े के नीचे दबाए हुए रखा था। इसका मतलब एक ऐसा दृश्य है जिसको देखकर अच्छे की रूह कांप जाती है। वो दृश्य उन्होंने लाहौर में देखा था सती प्रथा के नाम पर। और बाद में उसे लकड़ियों पर बिठाया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग ना सके, ऐसा उसके साथ किया गया था। और इस स्थिति के बाद वो कह सकते हैं उस मासूम जो बच्ची थी उसको जिंदा जला दिया गया, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं गुस्से में आ गए थे। और ऐसे में वहाँ के लोग सब ये चीज़ देख रहे थे, लेकिन ऐसे में कोई कुछ कर नहीं रहा था। और फिर उन्होंने बताया, मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और कौतूहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने में रोकने में असमर्थ था। मतलब उनको गुस्सा तो आ रहा था और क्रोध भी आ रहा था कह सकते हैं, लेकिन वो अपने दुख को किसी दूसरे सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की परंपरा देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से इन्होंने फाइनली ये बोल दिया। इंडिया और यूरोप की बात करें तो इंडिया के मुकाबले यूरोप ज़्यादा बेटर इनको नज़र आता है, क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ ट्रैवल करा वहाँ के मुकाबले यूरोप ज़्यादा इनको अच्छा नज़र आता है। इस तरीके से ये चैप्टर था। पूरे चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल के लगातार बने रहिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।